हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब एकदम ठीक होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एनीवेज, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स सीयूईटी यूजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द सेशन 2023। इससे पहले हम मैक्रो और माइक्रो के 2024 और 2025 के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं Macroeconomics 2023 previous year questions. Now first question is, when central bank buys securities, this agreement of purchase also has specification about date and price of the resale is called. तो आपने एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज बाय करने की बात कर रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, इतना तो आप लोग को आइडिया है ऑलरेडी कि जब सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करा जाता है तो उसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। और करता कौन है ये? इट इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, दैट इज आरबीआई। यहां पर क्वेश्चन हमें इतना नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ने आगे बोला है दिस एग्रीमेंट ऑफ परचेज ऑल्सो हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट डेट एंड प्राइस ऑफ द रीसेल। जो सिक्योरिटीज आरबीआई ने अभी परचेज करी है वो कब वापस करेगी, इसकी भी सारी डिटेल्स अगर हमें पहले ही बताई जा रही है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपको बता दिया जाए पहले ही कि सिक्योरिटीज कब वापस रीसेल होंगी मार्केट में, डेट एंड टाइम एंड एवरीथिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आउटपुट नहीं होगा यहाँ पे, कॉइन रिजर्व रेशियो भी नहीं होगा और रिवर्स रेपो रेट भी नहीं होगा। आउटपुट ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है जब हमें रीसेल की डेट और परचेज नहीं बताते। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट बजट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है वो देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होने के लिए हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है शुड बी ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। बेसिकली जितना भी हमने खर्च करा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, अगर वो ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से तो हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट को क्या करना है? हमें फाइनेंस करना है। तो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट क्या है? कम है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, बोरोइंग्स, टैक्स रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑप्शंस गिवन है हमें। तो बोरिंग्स क्या है? जब गवर्नमेंट जो है लोन लेती है किसी और कंट्री से या आरबीआई से भी ले सकती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? बोरिंग्स हो जाता है। तो बोरिंग्स अगर ज्यादा होंगी तो कंट्री की इनकम ज्यादा होगी, और अगर इनकम ज्यादा होगी तो इनकम नहीं बोलेंगे, बेसिकली कंट्री के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली रिसिप्ट हो जाएगा। तो रिसिप्ट हमारा क्या करेगा? रिसिप्ट इंक्रीज हो जाएगा इस केस में, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोरिंग्स बिल्कुल सही है कि बोरिंग्स जो हेल्प करेगा रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए। नाउ टैक्स रेवेन्यू, देखो जो टैक्स रेवेन्यू है वो किसका पार्ट है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट है। टैक्स रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, और रेवेन्यू रिसिप्ट तो हमारी ऑलरेडी कम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपने अपने एसेट्स बेच दिए, गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के एसेट्स बेच दिए। ठीक है, जैसे कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, कोई कंपनी हो गई, वो बेच दिए, या कंपनी ने कंट्री ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा था किसी स्टॉक मार्केट वगैरह में, वहां से पैसा वापस मंगा लिया, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अगेन रिलेटेड टू टैक्स रेवेन्यू, तो वो तो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ही है, और रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी ऑलरेडी कम है, तो ये हमें हेल्प नहीं कर पाएगा रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए। तो देयरफॉर द आंसर विल बी ए एंड सी ओनली। तो ए एंड सी हमारा थर्ड ऑप्शन में, देयरफॉर द आंसर इज थर्ड। जी आगे चलते हैं। व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज सिक्योरिटीज विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर। तो ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने फर्स्ट में भी डिस्कस करा था। जब सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? सिक्योरिटीज को बाय कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे कि हम सिक्योरिटीज को बाद में सेल भी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर वो डेट बताई होती है उन्होंने, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो हमारा आंसर क्या होता है? रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो डेट इज इन्फॉर्म्ड, देयरफॉर द आंसर इज सेकंड, आउटपुट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मार्जिन रिक्वायरमेंट और रिवर्स रेपो रेट नहीं होगा।
नेक्स्ट इज गिवन अ कैश रिजर्व रेशियो बीइंग 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का आप लोगों को फॉर्मूला याद है, यस द फॉर्मूला इज 1/CRR। ठीक है, तो 1/CRR इज 20%, तो 20 इंटू 100 हो जाएगा ये, तो 0 से 0 2 5 10, देयरफॉर द आंसर इज 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। बस इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना था, मनी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/CRR। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्साइज ड्यूटी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकवरी ऑफ लोन्स। तो पहले तो यहाँ पे देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो रिकवरी ऑफ लोन तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट क्या होता है, बेसिकली जब जनरल पब्लिक पोस्ट ऑफिस के पास पैसा डिपॉजिट करती है तो वो क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट के लिए होता है लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर नहीं है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी जब कंट्री में जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स देते हैं, किसको, गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और रेवेन्यू है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा बेसिकली। ये भी हमारे लिए इनकम था, ये भी हमारे लिए इनकम या आप रिसिप्ट बोल सकते हो इनको गवर्नमेंट के लिए, तो ये भी नहीं होगा। हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो आंसर इज थर्ड, पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है, गवर्नमेंट अगर उसको उनको पेमेंट कर रही है, सैलरी दे रही है, दैट इज अ एक्सपेंडिचर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ गवर्नमेंट बजट के बारे में। ठीक है, क्योंकि बार बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट बजट में हमारे पास दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होती है हमारे पास रेवेन्यू नेचर की, और एक होती है हमारे पास कैपिटल नेचर की। ठीक है, रेवेन्यू में हमारे पास फर्दर दो चीजें होती हैं। रेवेन्यू में हमारे पास फर्दर दो चीजें होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल में भी हमारे पास दो चीजें होती हैं, कैपिटल में भी हमारे पास रेवेन्यू आएगा और कैपिटल में भी हमारे पास एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, हमारी रेगुलर नेचर की इनकम जो होती है गवर्नमेंट के लिए, दैट इज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेगुलर नेचर की इनकम है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं टैक्सेस। टैक्सेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस आ जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, वो सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और इसके अलावा और भी सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिप्ट के, जैसे कि फीस हो गया, फाइन्स हो गया, पेनल्टी हो गया। ठीक है, या फिर जो आप चालान कटा के आते हो वो हो गया, और या फिर इंटरेस्ट हो गया। ये सारी क्या चीजें हो रही है, गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। ठीक है, टैक्सेस रिसीव कर रही है, फीस फाइन्स पेनल्टी रिसीव कर रही है, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। बेसिकली ये गवर्नमेंट का रेगुलर नेचर का अर्निंग सोर्स है। ठीक है, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट रेगुलर खर्चा करती है, तो इसमें गवर्नमेंट के लिए क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया है उसके ऊपर रेगुलर अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सैलरी टू स्टाफ हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर गवर्नमेंट उनको सैलरी पे कर रही है तो हमारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल हमारे पास यहाँ रिसिप्ट होगा। नाउ कैपिटल रिसिप्ट क्या है हमारा, इरेगुलर नेचर का अर्निंग है। मतलब ये अर्निंग जो है, ये सोर्स जो है आपका डेली अर्निंग नहीं कराता है आपको। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो बोरिंग्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का सॉरी हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, सेल ऑफ पीएसयू। ठीक है, या आप इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, सेल ऑफ पीएसयू यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अगर आपने बेच दी है, तो गवर्नमेंट कंपनी बेचोगे तो उसके बदले में क्या होगा, गवर्नमेंट को इनकम मिलेगी। इनकम मिलेगी तो वो सोर्स ऑफ बोरिंग हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, सिमिलर एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये होता है
इरेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो गवर्नमेंट रोज रोज नहीं करती। तो जैसे इसमें हमारे पास आ जाएगा बेसिकली लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अगर किसी दूसरी कंट्री में लोन दिया है तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो खर्चा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से तो जो पैसा जा रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट के पास से जो है पैसा जा रहा है। या फिर आप समझ सकते हो परचेज ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई प्राइवेट कंपनी को परचेज कर लिया। जैसे पीछे गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले एयर इंडिया को परचेज करा था, ठीक है, तो वो क्या था, हमारा प्राइवेट कंपनी को परचेज करना। ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर एक चीज और समझते हैं कि जो रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट अफेक्ट्स आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट अफेक्ट्स आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क डालता है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। छोटा सा समरी था ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके 99% चांसेस हैं ये पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arrange the sequence of events in the correct order relating to a quantitative tool used by the central bank during the time of inflation। हमारे पास इन्फ्लेशन है, हमें क्वांटिटेटिव टूल को यूज करके क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। पहले तो क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, अगर आपको वो जानने हैं तो मैं बता देता हूं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, रिवर्स रेपो रेट और आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। दीज आर द टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन अ कंट्री, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट विच इज चार्ज बाय द RBI while they provide the loans to the commercial banks। मतलब अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए किससे, सेंट्रल बैंक से, तो क्या चार्ज करेगा सेंट्रल बैंक, रेपो रेट चार्ज करेगा, ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट का डिफाइन दोनों का सेम है कि दोनों में ही RBI लोन प्रोवाइड करता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, और उनसे जो रेट चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोलते हैं या बैंक रेट बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक्स ने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है तो उनसे जो रेट चार्ज करा जाएगा उसको रेपो रेट बोलेंगे। अगर कमर्शियल बैंक्स ने लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लिया है RBI से तो उसको हम, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे, ठीक है। नाउ CRR क्या होता है, हमारा कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, इट इज अ मिनिमम अमाउंट सेट असाइड बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स इतना पैसा अपने पास बचा के रखती हैं या फिर RBI के पास डिपॉजिट करके रखती हैं, जो भी उनके पास जनरल पब्लिक जो भी पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट कर रही है उसका मिनिमम कैश रिजर्व जो है वो RBI के पास डिपॉजिट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो कब होता है, जब कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करती हैं RBI को, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने पीछे देखा कि इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। बेसिकली ये थे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट इज हैंस द मनी सप्लाई, तो जब हैंस आ गया तो फर्स्ट तो पॉइंट हो नहीं सकता है ना। एज अ रिजल्ट ये भी नहीं होगा। द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट, दिस रिड्यूसेस द रिजर्व हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो हमारे पास पहला पॉइंट इसमें यही है, द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द बैंक रेट। सेंट्रल बैंक ने क्या करा, बैंक रेट इंक्रीज कर दिया। बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं अब RBI से लोन कम लेंगे क्योंकि उनको जो है लोन महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दिस रिड्यूसेस द रिजर्व्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी रिजर्व्स हैं हमारे वो कम हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट तो यही होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स के लिए अब लोन महंगा हो गया क्योंकि बैंक रेट जो है बढ़ गया। थर्ड पॉइंट होगा क्योंकि जो एक्सपेंसिव हो गया, दिस रिड्यूसेस द रिजर्व्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स लोन कम लेंगे तो उनके पास रिजर्व्स कम हो जाएंगे, हेंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस। तो इससे जो है मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आ रहा है C, फिर आ रहा है B, देन A,
फिर आ रहा है हमारे पास सॉरी CBDA, तो CBDA इज सेकंड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, अ फॉल इन बैंक रेट कैन इंक्रीज द, बैंक रेट कम हो गया यानी कि कमर्शियल बैंक जो है इजीली लोन ले पा रहे हैं कम रेट पर, किससे, आरबीआई से। तो अब कमर्शियल बैंक्स आगे भी कम रेट पर लोन देंगे और जनरल पब्लिक जो है लोन ज्यादा लेगी क्योंकि उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई, लाइबिलिटी, जीडीपी, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट नहीं होगा, जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, लाइबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा ना, इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ गया क्योंकि लोन चीप हो गया, और लोन चीप हो गया तो सब लोग लोन लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नहीं, आई गेस ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, सॉरी। ये थैंक यू वाला स्लाइड जो है आपका बीच में आ गया है, इसको हम बाद में देखेंगे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है किससे, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लगाते हैं जीडीपी एमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, समझ में आया फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमें यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम के बारे में पूछा है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम क्या होता है हमारा, डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपी एफसी। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है उससे हम डायरेक्टली एनडीपीएफसी नहीं निकालते, यानी कि डोमेस्टिक इनकम नहीं निकालते। और अगर डोमेस्टिक इनकम पूछा है क्वेश्चन ने तो इसने हमें ऑप्शन में कहीं भी एनडीपीएफसी के बारे में नहीं बताया है। तो जो भी दे रखा है जीडीपी एमपी तो उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है ये वाला, तो हमारे पास ऑप्शन बैठ रहा है इसमें थर्ड। तो जीडीपी एमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। चलिए अब आगे देखते हैं, Which of the following is not true about a commercial bank? कमर्शियल बैंक के बारे में इसमें से कौन सी बात गलत कही गई है, एसेट रिजर्व्स प्लस लोन्स, नेट वर्थ इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू लोन्स, डिपॉजिट इक्वल्स टू एसेट्स माइनस नेट वर्थ। ठीक है, तो एसेट रिजर्व्स प्लस लोन्स ये बात बिल्कुल मुझे लग रहा है सही है। कमर्शियल बैंक्स के पास क्या होता है, या तो उसके पास एसेट रिजर्व होते हैं, ठीक है, या फिर वो उसके पास लोन्स होते हैं। क्लियर, लोन्स मतलब जो भी पैसा हम लोग वहां पे डिपॉजिट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, तो वो क्या हो जाता है उनके लिए लायबिलिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। नेटवर्थ क्या होता है हमारा, एसेट में से अगर हम लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारी नेटवर्थ पता लग जाती है। तो लायबिलिटीज इक्वल्स टू लोन्स, क्या लायबिलिटीज इक्वल्स टू लोन्स होता है, बताइए। जो भी पैसा हमने बैंक्स में डिपॉजिट करा है वो उनके लिए क्या है, लोन है। डिपॉजिट इक्वल्स टू एसेट्स माइनस नेटवर्थ। डिपॉजिट्स को एक बार ये वाला देखते हैं पहले, डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, उनके लिए लायबिलिटी होते हैं डिपॉजिट्स। तो लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस नेटवर्थ। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा, नेटवर्थ इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको अगर आप इंटरचेंज करोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब ये भी जो है सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, जो हमारा गलत है वो है थर्ड। ठीक है, नॉट ट्रू अबाउट कमर्शियल बैंक इज थर्ड, लायबिलिटीज नॉट इक्वल्स टू लोन्स। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है जिसमें जो भी प्राइस है फॉरेन करेंसी का या डोमेस्टिक करेंसी का वो डिटरमाइन होता है फ्री फ्लो ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, आरबीआई कंट्रोल नहीं करता, डिटरमाइन नहीं करता, गवर्नमेंट भी नहीं करती, मार्केट फोर्सेस करते हैं, आईएमएफ का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन फ्लेक्सिबल की जगह फिक्स्ड बोलता हूँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलता है, तो हमारे पास क्या आंसर हो सकता था इसका, गवर्नमेंट हो सकता था, क्योंकि उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट को चेंज करती है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, डेलिबरेटली करती है। तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोला है, देयरफॉर द आंसर इज मार्केट फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? पब्लिक गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई पब्लिक पार्क हो गया, तो वो क्या है? हमारा पब्लिक गुड है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू ऑल, बिल्कुल सही बात है कि इसका कोई भी फायदा उठा सकता है। मे बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, हाँ पब्लिक गुड जो है प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाए, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दिया वो बनाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है तो वो हमारा प्रोड्यूस बाय प्राइवेट सेक्टर हो गया। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स नॉट एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स। हाँ बिल्कुल, कोई भी एक्सक्लूड नहीं कर सकता उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए। ऑल कैन इजीली एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक गुड्स, तो ये भी सही है। अवेलेबल फ्री टू यूजर्स, देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जो पब्लिक गुड्स हैं वो फ्री में अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। समटाइम्स दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। जैसे कोई पब्लिक पार्क है तो वहां पर आप फ्री में जा सकते हो, लेकिन जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो आप फ्री में इलाज करा सकते हो वहां पे, लेकिन जो भी वहां पे टेस्ट होते हैं उनके तो आपको पैसे देने ही पड़ते हैं ना। तो देयरफॉर ये वाला स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, तो हमारे पास नॉट ट्रू था तो हम इसी को लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू के केस में फोर्थ, अवेलेबल फ्री टू यूजर्स ऐसा जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है हमारा? गोल्ड रेट्स ऑफ अदर कंट्री नहीं, हमारा एक्सचेंज रेट दूसरी कंट्री के गोल्ड रेट पे डिपेंड नहीं करता है। अनदर करेंसी, ये बिल्कुल सही है। फॉर एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री को किसी और दूसरी कंट्री के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे अगर इंडियन रुपीस को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, इंडियन रुपीस को हम यूरो में कन्वर्ट करा रहे हैं, या किसी और कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? अनदर करेंसी का प्राइस देखते हैं। Therefore the answer is second. इनकम ऑफ द कंट्री बिल्कुल नहीं देखा जाता एक्सचेंज रेट में। एफडीआई फ्रॉम द अदर कंट्री, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट मार्केट। इक्विलिब्रियम का तो आपको सीधा पता है, जब हमारे पास एडी इक्वल्स टू एस होता है, यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा तो वो हमारा सिचुएशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एडी लेस देन और एडी मोर देन भी नहीं होगा। अगर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता तो यस बिल्कुल ये भी हमारा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता, क्योंकि एडी इक्वल्स टू एस होता है ना, और एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई इन टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। एएस का फॉर्मूला क्या होता है? एएस इज एडी इज सी प्लस आई, एएस इज सी प्लस एस। सी से सी कैंसिल, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स, ठीक है। तो एडी इक्वल्स टू एएस या फिर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स, एक ही बात होता है। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है यहाँ पे? एडी इक्वल्स टू एएस। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, ऑप्शन देखते हैं। विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोसेस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो हमारे फाइनल गुड नहीं होते, वो होते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? जो दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे वो क्या होंगे? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये ऑप्शन नहीं है। विच आर यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड, बिल्कुल नहीं, जो इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज हो रहे हैं वो तो फाइनल गुड्स नहीं हो सकते हैं। विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इन द सेम ईयर। अगर आप रीसेल ही कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, और अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो वो क्या है? हमारा फाइनल गुड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। विच आर आइदर यूज फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली आप ना तो उसको रीसेल करोगे ना ही किसी और चीज के प्रोडक्शन में उसको यूज करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड डजंट इंक्लूड। एग्रीगेट डिमांड में क्या नहीं आता? कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो देखते हैं, एडी का फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा था, सी इक्वल्स टू आई। सी स्टैंड फॉर कंजप्शन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको पता चल गया। अब ऑप्शन में हमारे पास सेविंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बचा हुआ है। तो जब हम यही फॉर्मूला 4 सेक्टर मॉडल में पढ़ते हैं तो एडी इक्वल्स टू होता है हमारे पास सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हमारा हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंजप्शन करता है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हमारा फॉर्म सेक्टर करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारे कहाँ से होते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होते हैं, ठीक है। तो
कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो कंजप्शन नहीं, कंजप्शन आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आती है, जो नहीं आता वो क्या है हमारे पास, सेविंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सेविंग इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट डिमांड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। MPC स्टैंड फॉर, MPC किसके लिए स्टैंड करता है, MPC स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कन्वर्स नहीं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बिल्कुल सही है, कंपनसेट और करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। MPC का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि आपने बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करा है, दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर इज सेकंड, बिल्कुल। द सम टोटल ऑफ MPC एंड MPS इज ऑलवेज इक्वल टू, MPC और MPS का सम क्या होता है वो देखते हैं। देखो MPC प्लस MPS इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। MPC प्लस MPS क्या होता है हमारे पास, 1 होता है इसका फॉर्मूला। MPC क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। MPS क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये एक ही बात है, मैंने MPC और MPS का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट नहीं है ये, इसका आंसर है हमारा थर्ड, ठीक है। इतना ही है आई गेस, ठीक है। तो आज का हम लोग खत्म करते हैं इसी के साथ। तो आज हमने क्या करा, हमने क्वेश्चंस करे मैक्रो इकोनॉमिक्स CUET UG क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2023। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कुछ पॉइंट्स को जो है काफ़ी ब्रीफ में समझने की कोशिश करी है और कुछ पॉइंट्स अभी उतने डीप में नहीं पढ़े हैं। ऑब्वियसली जब हम इनके चैप्टर्स की रिविजन करेंगे तब उनको हम बहुत ही थोरोली पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।